Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 8th of April 2022। तो 8 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। साथ ही जिनको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है फॉर दिस ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, वो हमारी रिवीजन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू कलिंगा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ द्यूल, रेखा द्यूल, पीढ़ा द्यूल एंड खाखरा द्यूल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, दिस स्टाइल ब्रॉडली कम्स अंडर द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? एक एक करके आप देखिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेटेज अंडर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन। तो इनमें से आपको बताना है कि किसका हाईएस्ट वेटेज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन में। ऑप्शंस आर फ्यूल एंड लाइट, फूड एंड बेवरेज, clothing and footwear, housing. These are the 4 options. Question number 3 is, which of the following आर द मेजर ट्रेड्स ऑफ रिसेशन। आपको बताना है कि रिसेशन का मेजर ट्रेड क्या है। फर्स्ट इज जनरल फॉल इन डिमांड, सेकेंड इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स, थर्ड इज इन्फ्लेशन रिमेन्स लोअर और एंड शोज फर्दर साइंस ऑफ फॉलिंग डाउन। तो आपको बताना है कि कौन से ट्रेड्स हैं रिसेशन के। 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे। बिलीव में अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया ना, इकोनॉमी वाले पार्ट तो ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी देगा, एक भी इधर से उधर नहीं होगा, इसलिए अटेम्प्ट जरूर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इनमें से कौन से इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हैं आपको बताना है। फर्स्ट इज इरोड्स द परचेजिंग पावर, सेकंड इज लोअर्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, थर्ड इज रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है कि इनमें से इन्फ्लेशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो एक एक करके मैं आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप कोशिश करिएगा कि अपनी तरफ से आंसर दे पाएं और मुझे बताइएगा कि कितने आपने सही किए, ठीक है ना। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा कलिंगा टेंपल आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट है। तो इसके देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। कलिंगा आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा है कि इसमें रेखा देओल, पीढ़ा देओल और खाखरा देओल होता है ना। एंड दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि एक्चुअली में ये कलिंगा स्टाइल जो है वो नगरा स्टाइल का आप पार्ट बोल सकते हो, द्रविड़ा का आप नहीं बोलते हैं। तो ये दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि हाईएस्ट वेटेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन में किसका होता है। देखो फूड एंड बेवरेज का होता है। मैं एक करके आपको बता दूं। देखो अगर हम WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं उनका हाईएस्ट वेटेज है 22.62%। दूसरा फ्यूल एंड पावर की बात करें तो 13.51% है। और तीसरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है वो 64.23, मतलब सबसे अधिक सबसे अधिक WPI में किसका है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है 64.23%। याद रखिएगा, अगर हम बात करें WPI की तो सबसे अधिक वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है जो कि 64.23 है। वहीं पे हम CPI की अगर बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो हाईएस्ट वेटेज जो है वो फूड एंड बेवरेज का है 45.86% है, 45.86%। दूसरे नंबर पर आता है आपका हाउसिंग आता है जिसका 10.07 है। तीसरे नंबर पे फ्यूल एंड लाइट है जिसका 6.84% है। और फिर क्लोथिंग एंड फुटवेयर जिसका 6.53 है। तो WPI में जो हाईएस्ट है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का है 64.23%। दूसरे नंबर पर आपका आता है प्राइमरी आर्टिकल जिसका 22.62% है। और तीसरे नंबर पर आता है फ्यूल एंड पावर जिसका 13.51% है। वहीं CPI की अगर हम बात करेंगे तो फूड एंड बेवरेज का हाईएस्ट है 45.86%, हाउसिंग का नंबर 2 पे 10.07%, फ्यूल एंड लाइट का है 6.84% एंड क्लोथिंग एंड फुटवेयर का है 6.53%। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, ठीक है ना। तीसरे सवाल पर आते हैं, रिसेशन के ट्रेड्स पूछा था मैंने आपसे, ठीक है ना। तो देखो पहला स्टेटमेंट है जनरल फॉल इन डिमांड। रिसेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है स्लो डाउन, हम सब जानते हैं। अगर स्लो डाउन होगा तो डिमांड तो घटेगी ना। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि जनरल फॉल इन डिमांड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
अब दूसरा कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स। अच्छा आप बताओ, जब डिमांड नहीं रहेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा क्यों? भाई जब डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जब कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बढ़ेगा ना, लोगों को और निकाला जाएगा रिसेशन में, स्लो डाउन में तो लोगों को और निकाला जाएगा, है ना। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये रिसेशन का ट्रेड नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअली इन्फ्लेशन का ट्रेड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता कब है? इन्फ्लेशन जब आपका बढ़ता है ना तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन्फ्लेशन रिमेन्स लोअर। ऑब्वियस सी बात है, रिसेशन का मतलब ही है कि इन्फ्लेशन कम है ना, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बिक नहीं रही हैं, ज़्यादा डिमांड है नहीं, डिमांड शॉर्टेज है तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी कम रहेगा। तो 1 और 3 जो है वो ट्रेड्स हैं आपके किसके? वो ट्रेड्स हैं आपके रिसेशन के। तो दैट इज द थिंग। चौथा सवाल है इन्फ्लेशन का, मैंने आपसे इफेक्ट पूछा था, इनमें से कौन सा इन्फ्लेशन का इफेक्ट है? पहला लिखा है इरोड्स द परचेजिंग पावर। क्या ये आपकी परचेजिंग पावर कम करता है? बिल्कुल आपकी परचेजिंग पावर कम कर देता है। अगर इन्फ्लेशन है तो मतलब महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई मतलब अगर भाई देखो महंगाई बढ़ गई लेकिन आपका रुपया तो लिमिटेड है ना, डिस्पोजेबल इनकम है आपकी वो तो कम ही है, डिस्पोजेबल इनकम तो बढ़ी नहीं। अब अगर डिस्पोजेबल इनकम इतनी ही है और आपका महंगाई बढ़ गई है तो आप कम प्रोडक्ट ले पाओगे ना, तो मतलब कि आपकी परचेजिंग पावर घट गई। दूसरा है लोअर्स द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग की कॉस्ट कम हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, गवर्नमेंट उसको कम करने के लिए फिर क्या करती है, इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ा देती है बैंक्स के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो नॉर्मल जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहती है वो घट जाती है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच हैपेंस व्हेन इन्फ्लेशन हैपेंस। अब देखो अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो जाती है, इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। जिसको डिटेल नहीं समझ में आ रही उसको मैं दो तरीके से बताता हूँ। देखो क्या होता है, सपोज करो आपका इन्फ्लेशन हुआ है, तो इन्फ्लेशन हुआ कैसे होगा? पहली चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है उस समय जो इंटरेस्ट रेट रहे होंगे कम रहे होंगे। मैंने भी आपको बोला ना कि जब इन्फ्लेशन होता है तो गवर्नमेंट को फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। क्यों बढ़ाना पड़ता है? क्योंकि मतलब पहले जो रहा होगा कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो रहा होगा वो पहले कम रहा होगा, कम रहा होगा इसका मतलब कॉमन सेंस लगाइए ना, कम रहा होगा इसका मतलब कि जो बोरोइंग रही होगी वो कम इंटरेस्ट पे हुई होगी। जब कम इंटरेस्ट पे बोरोइंग हुई है तो ऑब्वियस सी बात है उनको कम मतलब लेस पे करना पड़ेगा। अब इन्फ्लेशन होने के बाद भी आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके से, जब इन्फ्लेशन होता है महंगाई जब बढ़ती है तब आप कॉमन सेंस लगाओ, आपका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो तो जो आपने लोन लिया था जिस समय उसी का इंटरेस्ट रेट लगेगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, आपका आज इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 8% कर दिया या इंटरेस्ट रेट, लेकिन जब आपने लोन लिया था तब महंगाई इतनी नहीं थी और केवल 5% पे आपको लोन मिल गया था। तो अगर आज 8% इंटरेस्ट है तो भी आपको कितना पे करना पड़ रहा है? पे तो आपको 5% पे ही करना पड़ रहा है ना। और लेकिन दूसरी चीज़ जो होती है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी वेज बढ़ती है, इसलिए बोरोवर्स को फायदा होता है क्योंकि सैलरी और वेज तो बढ़ जाता है लेकिन उनका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वही पुराना वाला रहता है जो महंगाई बढ़ने से पहले का रहा होगा। इसका मतलब है कि बोरोवर्स को दोनों केसेस में क्या है, उनकी पांचों उंगलियां घी में है और मुंह उनका कढ़ाई में है। तो कुल मिलाकर के बोरोवर्स को मजा ही मजा आता है ना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसलिए ज़्यादा डिटेल में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। तो दैट इज़ द थिंग हाउ इट बेनिफिट्स द बोरोवर्स, है ना। तो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन है इंडियाज रिस्पॉन्स इन यूक्रेन वर्सेज रशिया क्राइसिस हैज़ बीन वेल मेजर्ड वन, कमेंट। तो आपको बताना है कि किस तरीके से इंडिया का जो रिस्पांस रहा है यूक्रेन रशिया क्राइसिस में वो एक बिल्कुल नपा तुला रिस्पांस है, उससे बेहतर इंडिया नहीं कर सकता था। तो दैट इज द थिंग विच वी हैव आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। आज एडिटोरियल आज का बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है, स्टैनली जॉनी का लिखा हुआ आर्टिकल है। इतनी अच्छी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये आंसर उसके बाद ही लिखना, ठीक है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एडिटोरियल सुनना उसके बाद ये आंसर अटेम्प्ट करना। इंडियाज रिस्पॉन्स इन यूक्रेन वर्सेज रशिया क्राइसिस हैज बीन वेल मेजर्ड वन, ठीक है। तो कमेंट करना है। आगे मूव करते पहले न्यूज एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज है वो लिंगराज टेम्पल के रिगार्डिंग है। एक हिंदू टेम्पल है विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो लोकेशन कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ये माना जाता है कि इसको बनाया किसने था? सोमवंशी डायनेस्टी थी और उसके बाद में गंगा जब डायनेस्टी आई, गंगा रूलर्स आए तो उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया। तो इट इज बिल्ड बाय टू डायनेस्टीज बेसिकली, सोमवंशी डायनेस्टी एंड लेटर ऑन द गंगा डायनेस्टी।
आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो ये क्लासिक कलिंगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ना। और कलिंगा टाइप में मैंने आपको बताया था कि ये देओल स्टाइल में बनता है। देओल स्टाइल होती है वहाँ पे रेखा देओल, पीढ़ा देओल, खाखरा देओल, ये 3 तरीके के देओल स्टाइल होती है ना, ये भी आपको याद होगा। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें मेन है। एक होता है विमान, है ना, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है विमान। विमान मतलब कि जो जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता, जैसे मैं आपको, मेरी ड्राइंग इतनी सुंदर तो नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो जो ये वाला पोर्शन होता है, ये टेम्पल का जो ये टॉप इस तरह से टेपर करके ऊपर की तरफ जाता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये विमान कहलाता है, ठीक है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये इसको एक्चुअली इसी के नीचे सैंक्टम आपका होता है ना, सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको बोलते हैं ना, जैसे ये है आपका मंदिर, तो ये देखा होगा आपने, हमेशा इसके जस्ट नीचे वाले पार्ट में ही आपका ये आपका होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो ट्रायंगुलर शेप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए सैंक्टम सैंक्टोरम भी जो होता है मंदिरों का, वो हमेशा ट्रायंगुलर पार्ट के नीचे रहता है। जो ये टेपर करते हुए जा रहा है ना पिरामिडिकल पार्ट या ये वाला पार्ट, इसके बिल्कुल नीचे ही हमेशा सैंक्टम सैंक्टोरम रहता है। इसीलिए जो ओल्ड टाइम्स में ये जो पिरामिड्स बनते थे या इजिप्ट में जो फेमस है, ये सारे का शेप क्या है, पिरामिडिकल शेप या इससे ट्रायंगुलर शेप ही है ना। तो ये भी आपको याद रखना है ना। एंड पगोडाज वगोडाज भी आपने देखे होंगे, जितने भी हैं ये सारे इसी तरीके से बनते हैं ताकि एनर्जी जो है वो कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पे आ सके। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे जगमोहना इसके अंदर होता है। जगमोहन क्या होता है, असेंबली हॉल। जैसे मंदिर है ना, मंदिर है आपका, तो ये एक आगे सामने असेंबली हॉल जो रहता है इसको जगमोहना बोलते हैं, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, गैदर होते हैं, है ना, जगमोहना बोलते हैं। फिर इसके अंदर एक लिंगराज के अंदर एक नाट मंदिर है। नाट मंदिर क्या है, जहाँ पे फेस्टिवल है, फेस्टिवल हॉल बोलते हैं उसको, नाट मंदिर या फेस्टिवल हॉल उसको बोलते हैं। देन होता है भोग मंडपा। भोग मंडपा मतलब जहाँ पे प्रसादी चढ़ती है और ये सब होता है। हॉल ऑफ ऑफरिंग जिसको बोलते हैं, जहाँ ऑफर किया जाता है भगवान को खाना, वो भोग मंडप होता है। भगवान को भोग चढ़ता है जहाँ पे, कुल मिला करके, है ना। तो ये दैट इज द हॉल ऑफ ऑफरिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और कलिंगा स्टाइल मैंने आपको बता दिया, इसमें देओल स्टाइल होती है, रेखा देओल, पीढ़ा देओल, खाखरा देओल, ये सब अलग अलग होते हैं, ये याद रखिएगा। अब एक कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, एक मतलब बता दूं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 जो है वो लोकसभा में पास किया गया। कौन सा बिल, द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022 इसको पास किया गया। इसका नाम याद रखना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल। ये अमेंडमेंट बिल है। अब अमेंडमेंट बिल क्यों है इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इंडिया ने ऑलरेडी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट पास किया है 2005 में। सबसे पहले याद रखना, इंडिया ने ऑलरेडी 2005 में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको WMD एक्ट बोलते हैं, WMD एक्ट यानी कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005 में ऑलरेडी पास किया हुआ है। लेकिन उस एक्ट में जो उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म था वो एस्पेक्ट क्लियर्ड नहीं था, या वो एस्पेक्ट कवर्ड नहीं था। पहले जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट आया था उसमें केवल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की गई थी, उनके बारे में बात की गई थी कि उनको प्रोहिबिट किया जाता है, क्या कैसे, ये सब। लेकिन अब जो है इस वाले अमेंडमेंट में क्या किया गया है, इस अमेंडमेंट में बेसिकली उनका डिलीवरी सिस्टम जो है उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की गई है। मतलब कि जो आपका फिनेंशियल एस्पेक्ट है WMD डिलीवरी सिस्टम के, उसके ऊपर चोट करने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। की प्रोविजंस की बात करें तो पहला प्रोविजन देखो लिखा है, बैन्स द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैंने वही बताया ना कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट तो ऑलरेडी 2005 में था, लेकिन उसी में अब एक नया सेक्शन 12A सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया जो कहता है कि इट बैन्स द फंडिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इट सेज दैट नो पर्सन शैल फाइनेंस एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1947 और एनी अदर रेलिवेंट एक्ट। तो ये एक्ट कुल मिलाकर के क्लियर कर देता है कि किसी भी प्रकार का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन खरीदने या उसकी डिलीवरी के लिए आपको फिनेंस यूज नहीं करने हैं, बैन करता है वो। इट एम्पावर्स द सेंटर टू फ्रीज द एसेट्स। बिल एम्पावर करता है सेंटर को कि फ्रीज कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तीसरा है, इट प्रोहिबिट्स एनी फाइनेंशियल सपोर्ट। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी पर्सन फ्रॉम मेकिंग फंड्स, फाइनेंशियल एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर पर्सन्स इन्वॉल्व इन प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज अंडर दिस एक्ट। तो जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होंगे किसी भी प्रकार के फाइनेंसेस का वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सब गवर्नमेंट जो है वो करेगा।
अच्छा, वैसे आपको पता होगा कि जो ये बायोलॉजिकल वेपन है, केमिकल वेपन है या न्यूक्लियर वेपन है, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो जैसे कि आपका जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 का जो है, जिनेवा प्रोटोकॉल जो 1925 का है, वो आपका बैन करता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को, ठीक है ना। जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 का बैन करता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को। इसके अलावा बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में आया था, केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992 में आया था। ये कंप्रिहेंसिवली आपके बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने, याद रखेगा, 1972 का बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और 1992 का केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन और रेटिफाई दोनों किया हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। इंडिया ने NPT, लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किए। तो इंडिया ने NPT साइन नहीं किया है, ना ही CTBT साइन किया है। तो ये दोनों याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्स पार्लियामेंट ऑर्डर्स नो ट्रस्ट वोट टुमारो। तो अब यहाँ पे 9 तारीख को नो ट्रस्ट मोशन होगा इमरान खान के अगेंस्ट। इमरान खान ने, आपको याद होगा कि अभी बीच में शट डाउन कर दिया था और उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी और उसके बाद कहा था कि इलेक्शंस होंगे ये वो, लेकिन वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसोल्यूशन हुआ है वो सही नहीं है, दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस एंड ऑल, एंड देयरफॉर देयर विल बी अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट इमरान खान ऑन 9 अप्रैल 2022 और वहाँ की पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया गया है। रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल। कल मैंने आपको बताया था कि वोटिंग होगी रशिया में UNHRC में उसकी मेंबरशिप को रिमूव करने के लिए। यहाँ पे रशिया को रिमूव कर दिया गया है। इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था वोटिंग से। मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया विल एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग। इंडिया हैज एब्सटेन फ्रॉम द वोटिंग एंड दैट इज़ अ वेरी गुड चॉइस, है ना। आज के आर्टिकल के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों इंडिया का बहुत अच्छी चॉइस है ये, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। UNHRC के बारे में आपको बाकी फैक्ट्स मैंने आपको कल ही बताए थे कि 2006 में उनका नाम बदला गया था, है ना। पहले वो तो ये आपको याद रखने हैं। बाकी के फैक्ट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अब हम आते हैं एडिटोरियल पार्ट में। आज का जो एडिटोरियल है, जो सबसे पहला एडिटोरियल है वो है यूक्रेन एंड द एनाटॉमी ऑफ इंडियाज़ न्यूट्रलिटी। अब इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है उसके बारे में ये पूरा उसका डाइसेक्शन करेंगे स्टैनली जॉनी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल लिखा है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि जो ये रिस्पॉन्स है हमारा, ये पहले जो नेहरूवियन एरा का जो रिस्पॉन्स रहता था, नेहरूवियन एरा में भी एक रिस्पॉन्स बहुत यही रिस्पॉन्स हम देते थे, तो उससे कोई अलग रिस्पॉन्स नहीं दिया हमने। एंड इनफैक्ट नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही अच्छे वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन भी किया था। वो सिर्फ आप लाइन आप देखेंगे ना तो बहुत ही प्यारी लाइन लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने उस समय बोली थी, there are many things happening in the world from year to year and day to day which we have disliked intensely. We have not condemned them, but we have disliked them. Because when one is trying to solve a problem, it doesn't help calling names and condemning. यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब उन्होंने अब्सटेन किया था तो उन्होंने इसको जस्टिफाई बहुत ही प्यारे तरीके से क्या कहा था कि देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम डे टू डे एंड ईयर टू ईयर, वी डिसलाइक्ड देम इंटेंसली, बहुत ज़्यादा हम उसको डिसलाइक करते हैं, बट वी डू नॉट कंडेम देम, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं देन इट डज नॉट हेल्प इन कॉलिंग नेम्स एंड कंडेमिंग। मतलब उस समय अगर आप नाम बुलाओगे या एक कंट्री को और ज़्यादा कहोगे या कंडेम करोगे तो वो पीस में या रिजोल्यूशन में नहीं कन्वर्ट होगा। सो दैट वाज नेहरूज एक्सियम दैट वाज गाइडिंग द इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशन अप्रोच, दैट वाज गाइडिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया एट दैट मोमेंट। और ये बहुत ही अच्छा एक अप्रोच था, बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट भी था जो कि नेहरूवियन एरा में लिया गया था। जब हंगरी में 1956 में सोवियत इंटरवेंशन हुआ था तो भी हमारा यही रिस्पांस था। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि हमने बाद में रिस्पांस चेंज किया आफ्टर नेहरू। 1968 में चेकोस्लोवाकिया के केस में यही किया, 1979 में अफगानिस्तान का केस था, 2003 में अमेरिका ने खुद इराक में इन्वेड किया था, तब भी हमने यही रिस्पॉन्स दिया था ना। हमने ऐसा तो नहीं किया था कि उनको कंडेम करना शुरू कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे जब यूक्रेन का और रशिया का इशू है तो हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे, रादर वी आर कॉलिंग फॉर द पीस प्रोसेस टू फॉलो, है ना। दैट इज द थिंग। तो आवर रिस्पॉन्स इज नॉट फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हिस्टोरिकली, जो हिस्टोरिकली कॉशियस न्यूट्रलिटी, इसको कॉशियस न्यूट्रलिटी नाम दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। दिस इज व्हाट वी कॉल इट कॉशियस न्यूट्रलिटी, है ना, व्हाट वी कॉल इट कॉशियस न्यूट्रलिटी। सो दैट वाज अ ब्यूटी ऑफ दैट मूवमेंट एंड वही चीज़ हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि हमने उसमें चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ऑथर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि साउथ अफ्रीका का रिस्पॉन्स भी
अलग नहीं है. साउथ अफ्रीका आर डूइंग द सेम थिंग, दे आर ऑल्सो अब्सटेनिंग फ्रॉम द यूएन वोट्स. यूएई जो कि बहुत क्लोज एलाय है अमेरिका का, वो भी मतलब कि एक तरीके से एब्सटेन कर रहा है. इजराइल जो कि बना ही यूएसए के कारण है, उसने भी रशियन अटैक के बाद सैंक्शंस नहीं माने रशिया के ऊपर जो लगे थे. यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज जो सैंक्शंस नहीं मान रही हैं. टर्की जो कि नाटो का खुद मेंबर है, वो यही चीज कर रहा है, मीडिएट करने की कोशिश कर रहा है रादर देन कंडेमिंग एंड सैंक्शनिंग रशिया. सो फिर वर्ल्ड जो है वो सिर्फ इंडिया को क्यों बोल रहा है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन ऑथर आस्क, कि जब आपके क्लोजेस्ट अलाई, इनफैक्ट नाटो का मेंबर कंट्री जब आपके नहीं सुन रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ यू आर जस्ट हार्पिंग अराउंड इंडिया एंड ऑल, है ना. So that criticism is wrong from Western countries and Western media also. So that is the thing which author says. अब ऑथर ने इसके 3 रीजन दिए हैं कि 3 रीजन हो सकते हैं कि क्यों इंडिया के ऊपर अलग प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है. पहला है पॉलिटिकल का. क्यों ऑथर ने बोला है पॉलिटिकल रीजन? ऑथर का कहना यह है कि देखो क्या है, ये पूरी लड़ाई जो है एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है ना. एक अगर आप देखो तो यूएसए और रशिया का बहुत पहले से चल रहा है और दोनों की आइडियोलॉजी आज भी अलग है. वो आज भी कैपिटलिस्ट माने जाते हैं, वो आज भी कम्युनिस्ट माने जाते हैं, ठीक है ना. भले दोनों कैपिटलिज्म हो चुका है सब जगह, लेकिन आज भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है. ऐसे में यूएसए बिल्कुल चाहेगा कि जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वो उसका साथ दे. तो पॉलिटिकल रीजन ये है कि इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी मान करके वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है वो उनके खेमे में ना रहे, ठीक है ना. दूसरी चीज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऑलरेडी जो सैंक्शंस लगे हैं चाइना उनको मानने नहीं वाला है, ठीक है ना. और अगर ऐसे में इंडिया भी नहीं मानेगा तो जो सैंक्शंस की जो धार होनी चाहिए थी वो धार बिल्कुल हट जाएगी, है ना. वो बिल्कुल शार्प नहीं रह जाएगी, ब्लंट हो जाएगी और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा रशिया पे. अगर जो बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज चाइना और इंडिया जो एशिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, अगर उन्होंने इस तरीके से पेमेंट लेना या पेमेंट कर नहीं माना तो फिर रशिया के ऊपर जो इम्पैक्ट वो नहीं पड़ेगा. तीसरा जो रीजन है वो स्ट्रेटेजिक रीजन है. आज भी कोल्ड वॉर देखो धीरे धीरे उनके मन में तो वही है ना. वो आज भी ये मानते हैं कि हम उनसे सुपीरियर रहे, कोई भी मौका ना छोड़ें रशिया को नीचा दिखाने का, उनको वीक करने का. तो ऐसे में बिल्कुल रशिया को वीक करने के लिए ही यूएसए ने एक स्ट्रेटेजिकली वीक करने के लिए भी इंडिया का सपोर्ट चाहते हैं. एंड दिस इज द थर्ड रीजन, ठीक है ना. अब देखो यहाँ पर ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, आर्ग्यूमेंट्स और भी दिए, अभी जो मैंने आपको बताया उसके अलावा भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि क्यों हमने जो किया है वो सही किया है. देखो उसका रीज़न ये है, ऑथर ने बोला देखो क्या है, इंडिया की नज़र में 3 बड़ी पावर्स हैं. इंडिया की नज़र में 3 बड़ी पावर कौन कौन सी है? एक है आपका यूएसए, दूसरा है चाइना और तीसरा है रशिया. दीज आर द 3 बिग पावर्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया, है ना, जिनको इंडिया मानता है कि हाँ भैया पावर है. अब इनमें से 2 इंडिया के एलाई हैं, यूएस भी इंडिया का एलाई है और रशिया भी इंडिया का एलाई है. एक इंडिया का एडवर्सरी है जिसको चाइना हम बोलते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे में इंडिया क्यों किसी एक एलाई को रिस्क पहुंचाए अपने रिस्पॉन्स? एब्सटेन करना बेस्ट ऑप्शन क्यों है? क्योंकि अगर आप इंडिया किसी भी एक खेमे को ज्वाइन करता है सो अल्टीमेटली इट इज हर्टिंग द सेकेंड वन, है ना. एब्सटेन करने से इट इज नाइदर हर्टिंग यूएसए नॉर हर्टिंग रशिया, है ना. एंड वो एक बैलेंस ही बना करके रखा हुआ है. तो हमारे पास जब 3 पावर्स में से 2 हमारे एलाइज हैं, एक हमारी एडवर्सरी है, तो हम क्यों ऐसा डिसीजन ले जो कि हमारे एलाइज को हमारा एडवर्सरी बना दे, है ना. सो इसलिए भी इंडिया का रिस्पॉन्स जो इसका एब्सटेंशन का रिस्पॉन्स है वो दैट इज अ वेरी वेल मेजर्ड रिस्पॉन्स एंड बहुत सही है. इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है, देखो एक रीजन कितना प्यारा रीजन है ऑथर का. ऑथर ने कहा अमेरिका ने खुद 20 साल तक अफगानिस्तान में युद्ध लड़ने के बाद वहां की जनता को तालिबान के हाथों छोड़ के चले गए. वो लोग दे लेफ्ट पीपल ऑफ अफगानिस्तान एट द मर्सी ऑफ तालिबान आफ्टर फाइटिंग द इस्लामिस्ट फॉर 20 ईयर्स, है ना. और ऐसे में फिर आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम यहाँ पे गलत को गलत बोले, सही को सही बोले एंड ऑल, है ना. तो दैट इज़ अनदर रीज़न जो कि एक ऑथर ने उठाया है ना. इसके अलावा ऑथर ने एक चीज़ भी और बोली है कि इंडिया को दोनों की ज़रूरत है. रशिया की ज़रूरत केवल डिफेंस के लिए नहीं है, जियो पॉलिटिकल रीजन्स भी है हमारे, है ना. पाकिस्तान का इशू है, कश्मीर मुद्दा है, हर चीज़ में हमको रशिया की ज़रूरत है, हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है. ऐसे में हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि अपना हम एक एलाई को मिस कर दे बिकॉज ऑफ आर इल थॉट वोटिंग एंड ऑल, है ना. तो दैट इज़ द थिंग विच हैपेंस. अब ये ऑथर ने कहा कि जो यूक्रेन की
ट्रेजेडी है, बनाई तो नेटो नहीं है ना। 2008 से आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, उसको बेवकूफ़ बना रहे हो, मिठाई दिखा रहे हो नेटो की कि नेटो ज्वाइन करोगे, नेटो ज्वाइन करवाएंगे आपको, है ना। आपने उसको बेवकूफ़ बनाया, बरगलाया, और जब ज़रूरत पड़ी यूक्रेन को तब आपने सबने उसको पीठ दिखा दी। आप बोले कि आप अकेले लड़ो, अच्छा लड़ रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़, तो अल्टीमेटली ये सारे जो इशू है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन और अमेरिकन जनरेटेड इशूज़ ही हैं, और अमेरिका ने हमेशा अपना ही फ़ायदा सोचा है ना। अमेरिका आज भी यही कर रहा है कि ये यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहा है, यूक्रेन को इधर कर रहा है, और रशिया को वीक करने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका इज डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, एवरी कंट्री इज डूइंग व्हाट इज बेस्ट फॉर देम, इट इज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द sake of humanity or for the sake of morality and ethics. They are doing what is best for them. So India should also try to do what is best for it, and that is what has been discussed in this article. I hope you got clarity. I hope आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। लेट मी शो यू फ्रॉम दी एंड। यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर CBDC की बात है, सेंट्रल बैंक्स डिजिटल करेंसी की बात है। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि भैया एक नुआंस्ड अप्रोच, एक कैलिब्रेटेड अप्रोच के बाद ही CBDC को लाना चाहिए। देखो कुछ क्वेश्चंस एक्चुअली इस आर्टिकल में जो कि मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको नहीं है, लेकिन मेंस के स्पेसिफिक बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो डाउट्स है ओवर द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑथर ने बोला सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताओ कि अगर आप डिजिटल करेंसी को रुपी ही नाम दोगे, डिजिटल रुपी, तो वो अलग कैसे होगी नॉर्मल रुपी से? जो रुपया ऑलरेडी यूज में है उससे अलग कैसे होगी? क्या इसको हम डिजिटल रुपी या सुपर रुपी बोलेंगे? तो इसका अगर बोलेंगे तो इसका कन्वर्जन फैक्टर क्या रहेगा? क्या ये उसकी वैल्यू में डिफर करेगी, है ना? क्या एग्जिस्टिंग जो मार्केट है वो इसकी वैल्यू को इम्पैक्ट कर पाएगा? एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा? तो ये सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली वो बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद ऑथर ने ये भी कहा है कि इसको किस टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, क्या इसमें NEFT, RTGS, IMPS इन सब का यूज़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, है ना। तो अब ऑलरेडी हमारे पास जब NEFT, RTGS है तो फिर हम क्यों अलग से एक डिजिटल करेंसी कर रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनको जब तक आप ना सोचें, या फिर ऑथर ने ये भी कहा कि जो इसका एक्सचेंज रेट रहेगा वो कैसे होगा, क्या पब्लिक के द्वारा होगा, बैंक्स डिटरमाइन करेंगी या मार्केट डिटरमाइन करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। इसका क्या मैकेनिज्म रहेगा क्रिप्टो का, बिटकॉइन का, या सॉरी आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो भी किसी को क्लियर नहीं है। तो ऑथर ने कहा जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप इसको थोड़ा स्लो लेके चलो, है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड में ना बढ़े। सीनेट कन्फर्म्स फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू सुप्रीम कोर्ट। तो जो अमेरिकन सीनेट है उसने कंफर्म किया कि केतनजी ब्राउन जैक्सन, याद रखिएगा केतनजी ब्राउन जैक्सन, है ना, वहाँ की बहुत ही वो होंगी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, जी लगा इनके नाम के आगे। केतनजी ब्राउन जैक्सन जो है, इनको सुप्रीम कोर्ट की पहली ब्लैक महिला वुमेन जज जो है वो बनाया जाएगा। सो दैट हैज़ बिन कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज वेल। सो दैट इज़ अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। केतनजी का नाम याद रखना, है ना। सो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में को डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड, यहाँ बिल्कुल छोड़ देना जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ इसको पढ़ने की। द मैनिकल्स ऑफ कास्ट इन सैनिटेशन वर्क, यहाँ पे ऑथर ने बात की है जो आपका स्कैवेंजर होता है, मतलब मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, उनकी रिगार्डिंग बात की गई है। ऑथर ने सबसे पहले बोला कि देखो क्या है कि बहुत सारे जो लास्ट ईयर का डेटा देखा गया, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपनी लाइफ खो दी बिकॉज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड क्लीनिंग एंड ऑल। सो इसका जो सबसे आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले एक इंडिया में एक एक्ट आया था 1993 में, एक एक्ट आया था टू स्टॉप द मैनुअल स्कैवेंजिंग। इंडिया में एक्ट आया था 1993 में। उस समय गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट किया जो प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग है ना, तो जो लोगों का यूज़ किया जाता है फॉर मैनुअल स्कैवेंजिंग उसको रिमूव किया गया। द एक्ट वॉज प्रोमलगेटेड बाय 1993, लेकिन उसमें मैनुअल स्कैवेंजर एक ऐसे व्यक्ति को डिफाइन किया गया हु इज एम्प्लॉयड फॉर मैनुअली कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। एक मैनुअल स्कैवेंजर ऐसा व्यक्ति है हु इज एम्प्लॉयड फॉर मैनुअली कैरिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन, गवर्नमेंट ने उसमें ड्राई लैट्रीन्स को प्रॉब्लम, मतलब जो ड्राई लैट्रीन्स का डिस्क्रिप्शन था वो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। ड्राई लैट्रीन को गवर्नमेंट कैसे डिस्क्राइब करती है? एज अ लैट्रीन अदर देन वाटर सील लैट्रीन। तो वाटर सील लैट्रीन के अलावा जितनी भी अलग अलग फॉर्म की है
वो आपकी ड्राई लैट्रिन की कैटेगरी में आती है। मैनुअल स्कैवेंजिंग जो प्रैक्टिस है, इट इज़ नॉट जस्ट अ प्रैक्टिस रिलेटेड टू ड्राई लैट्रिन्स, रादर इट इज़ ऑल्सो इन सैनिटरी लैट्रिन्स एंड ओपन डेफिकेशन, ये उनसे भी रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड नहीं की गई थी इन दिस डेफिनेशन, सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में आया था, है ना, और दैट वाज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द और ज़्यादा इसके ऊपर टाइटनेस होना चाहिए, क्योंकि 971 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन दिस। तो ये चीज़ काफ़ी बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है जिसको कम करनी है। The construction of dry latrines had reduced now, but the number of deaths in manholes, sewers and septic tanks, they continue to remain high. The present government had plans to amend the 2013 Act. फिर 2013 में एक एक्ट आया to completely mechanize the cleaning of sewers, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। 2013 के एक्ट को अमेंड करके ये प्रोसेस की जाएगी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। और ईपीएफ का यहाँ पे बताया गया कि ईपीएफ में एक नया चेंज ये किया गया था, आपको पता होगा कि जिसका कंट्रीब्यूशन जो होगा अगर ईपीएफ में 2.5 लाख से ज़्यादा का है, एक साल में 2.5 लाख से ज़्यादा का है, तो उसमें फिर टैक्स लगाने की बात गवर्नमेंट ने की है। अब आपको पता है ईपीएफ क्या है कि 15,000 तक की सैलरी जो कमा रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा की सैलरी जो कमा रहे हैं, और ऐसी फर्म्स में जहाँ 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पे रिटायरमेंट के समय आपके पास कुछ इनकम रहे, इस कारण से गवर्नमेंट क्या करती है, आपकी बेसिक पे और डीए जो रहता है, डियरनेस अलाउंस जो रहता है, उसका 12% डिडक्ट कर देती है। एक्चुअली 2004 के बाद के जो लोग थे ना, उनके साथ ये चीज़ की जाती है ना। दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो इसको याद रखिएगा इस चीज़ को कि ईपीएफ अकाउंट फिर उनका ऐसा कटता है जिनके 15,000 तक की सैलरी रहती है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। इसकी ये 15,000 तक की सैलरी के लिए है ना, अप टू 15,000 अ मंथ। जिनकी 15,000 तक की सैलरी रहती है उनके लिए ईपीएफ है, बाकी के लिए एनपीएस होता है ना। जब 15,000 के बाद जिनकी सैलरी गवर्नमेंट वाले जो आपने देखा होगा एनपीएस कटता है उनका, है ना, ये ईपीएफ 15,000 तक की सैलरी वालों के लिए, ठीक है ना। ये थोड़ा डिफ्रेंसिएशन याद रखना है। ईपीएफ 15,000 तक की सैलरी के लिए, फिर से मैं लिख के ही बता दे रहा हूँ, ये भूला नहीं, 15,000 तक की अप टू 15,000, याद रखिएगा, ऐसे अप टू 15,000 जो सैलरी है वो इंक्लूडेड है ईपीएफ के लिए, है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या हो रहा था कि इसका यूज़ बहुत लोग वैसे कर रहे थे, जो लोग मतलब अपनी अनाप शनाप जो इनकम थी वो ईपीएफ अकाउंट में डाल करके उसको टैक्स फ्री करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये ना हो पाए, इस कारण से गवर्नमेंट ने कहा कि 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आपका ईयरली कंट्रीब्यूशन है इसमें, तो फिर आप जो रहेगा ये आपको ये प्रोविज़न नहीं मिलेगा, मतलब आपको टैक्स लगेगा फिर, है ना, टैक्स फ्री नहीं रहेगा। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। 2.5 लाख से ज़्यादा का अगर आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो टैक्सेबल रहेगा। सो बस ये ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी इसमें। तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।